नागपुर शहर में चुनावी माहौल इस कदर बढ़ गया है कि अब बस 16 जनवरी के इंतजार में शहर की जनता है, जो अपने जनप्रतिनिधि के हाथ में अपनी जिम्मेदारियों के कमान सौंपना चाहती है। और इस बीच हर उम्मीदवार अपने विचार, अपने वादे जनता के बीच रखने के काम पूरे जोर से कर रहे हैं। हमने प्रभाग 8 के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के उम्मीदवार खिजर उर्फ मोनू अली से बातचीत की, उनके विचार जाने, उनसे कई सवाल भी किए जिसका जनता जवाब चाहती थी। और उनकी प्रचार रैली की तस्वीरें भी हमने कैमरे में कैद की है, जिसमें उन्हें कितना जन समर्थन मिल रहा है ये भी देखा जा सकता है। नमस्कार दर्शकों, मैं माहिम पठान, स्वागत है आप सभी का कारण न्यूज़ की इस खास पेशकश जिसका नाम है चुनावी बातचीत। नागपुर शहर में 8 साल के इंतजार के बाद नागपुर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसका इंतजार नागपुर के हर शख्स को था, हर आम जन को था, क्योंकि वो अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए मजबूर थे। बुनियादी सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही थी और वो अपनी आवाज भी आगे तक नहीं ले जा पा रहे थे। अब चूंकि उन्हें मौका मिला है अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, तो बिल्कुल सजग होकर नागपुर की जनता इस बार के इलेक्शंस में बहुत सक्रियता दिखा रही है। तो इसी सिलसिले में, इस श्रृंखला में हमने नागपुर के कई प्रभागों में जाकर मुआयना किया है, लोगों से बातचीत की है, प्रत्याशियों से बातचीत की है। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र प्रभाग क्रमांक 8 में, जहां पर काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बड़े सत्ताधारी पक्षों में, बड़े पक्षधारी जो कहेंगे उम्मीदवारों में, और अपक्ष प्रत्याशियों में भी काफी हलचल सी मची हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के प्रत्याशी खिजर अली उर्फ मोनू भाई, जिन्हें मोमिनपुरा और प्रभाग क्रमांक 8 की जनता जिन्हें जानती है। सबसे पहले तो खिजर अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कारण न्यूज़ की इस खास बातचीत में। आपने अपना समय दिया। प्रभाग क्रमांक 8 एक ऐसा क्षेत्र कहेंगे हम जिसे काफी सेंसिटिव लोग मानते हैं और बहुत सारी समस्याओं से भी घिरा हुआ है और बहुत फायदेमंद जगह भी इसे लोग मानते हैं। 71,000 वोट यहाँ पर है। अब इन 71,000 प्रभाग 8 के रहवासियों के लिए खिजर अली क्या है, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, मैं जानना चाहूंगी। जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी का काफी नाम था इस पार्टी को लेकर, तो सबसे पहला सवाल तो ये कि तैयार सीट मिली आपको कि आपने काम किया इन 71,000 लोगों के लिए, जब जाकर आपको ये पक्ष मिला है, जब जाकर आपको ये जो है गमछा हम देख रहे हैं? सबसे पहले आपका न्यूज़ के दर्शकों को और प्रभाग 8 की जनता को नमस्कार, आदाब। आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये टिकट मुझे मेरे बेस पे मिली है या नहीं मिली है, ये आप पूछना चाहते। पार्टी जब निर्णय करती है टिकट देने का, और खास करके इतना बड़ा पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष जो आज सत्ता में जी, वो किसी को टिकट देता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बिना देखे, बिना काबिलियत जांचे और बिना बैकग्राउंड चेक करे वो लोग टिकट देते हैं। मैं इस बात का राष्ट्रवादी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखाया। रही बात मेरे वालिद की, मेरे वालिद सक्रिय कार्यकर्ता, कई चुनावों में भूमिका, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से 1999 जब से पक्ष कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पर, उस समय से मेरे पिताजी, मेरे वालिद इसमें काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और आप अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे इंस्पायर होके आप चुनाव में उतरे हैं, या लोगों का जो था आपको कि हमें आप जैसा व्यक्ति चाहिए हमारा प्रतिनिधित्व करने, या आपकी दिली की ख्वाहिश थी चुनाव लड़ना और लोगों के लिए? राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, खासकर मोमिनपुरा जो प्रभाग 8, इसमें मेरे वालिद सैयद मुजफ्फर अली उर्फ मुज्जू भाई एक किंग मेकर का रोल प्ले करते हैं। अच्छा। किंग मेकर बोलने से कोई बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ। लोग और समाज को जमा करके अच्छी नुमाइंदगी देने की मेरे वालिद ने हमेशा कोशिश की। इत्तेफाकन 2022 में उनका इंतकाल हो गया। अब जब हमारे घर में, हमारे समाज के लिए ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं बचा
जो हमारे लिए रणनीति तैयार करके समाज के मुद्दे को एक लेवल पे लेकर आए, इस कारण मैं इस चुनावी मैदान में मैं उतरा। हाँ, क्योंकि हमने जहाँ तक सर्वे किया देखा है, आप एक बिजनेसमैन है, आपका बैकग्राउंड जो है, आपका प्रोफेशन काम को लेकर ही हमने देखा है। पॉलिटिक्स में हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे पर्सनली, तो अभी कैसे एकदम से चुनाव में उतर जाना, लोगों के बीच आपने क्या काम किया पहले वो दिखा नहीं है सामने, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि काम कहाँ किया आपने। एक होता है राजकारण और एक होता है समाजकारण जी। हमारा जो राजकीय समीकरण है, इसके अंदर में हमारा सबसे बड़ा बेस है समाजकारण। समाज को हम लोग हमारे वालिद के समय से कमोपेश 20 साल से जितना मुझे होश है ये देख रहे हैं कि समाज को लेकर के मेरे वालिद और हम लोग और हमारी जितने भी संगठन छोटे मोटे हमारे समाज के अंदर वो लेकर के चलते हैं। इस कारण हमको ये पार्टी ने मौका दिया है कि हम चुनाव लड़े। मैं फिर से कहूंगा कि पार्टी पूरी इंक्वायरी करके जिम्मेदारी के साथ टिकट देती है। अच्छा, तो फ्रंट फुट पे तब नहीं आया जब आपने काम किया, प्रीवियस आपने काम किया लेकिन अपने फ्रंट फुट पे आते नहीं क्या, अब आप फ्रंट फुट पे आ रहे हैं? फ्रंट फुट पे हम हमेशा थे, लेकिन फ्रंट फुट पे हम सोशल मीडिया पे नहीं कर पाए। अच्छा, शोकेस करने में कहीं कम ज्यादा है, क्योंकि आपका क्या मानने की बात हमारा ये बोलना है कि जब आप समाज के लिए काम कर रहे हैं तो उसका शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आज कुछ मामला ऐसे हो गए कि सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये बोला कि सोशल मीडिया का बहुत जरूरत है, बहुत अहम रोल है करके हम हमारी चीजें, हमारी रैली कैंपेनिंग, लोगों से मिलना, हमारे जो भी काम हम दिखा रहे हैं क्योंकि जनता वहां से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाती है। लोगों ने बोला कि आपको भी पिताजी के समय का राजकारण लेके नहीं चलना है। सब यंग लोग मेरे साथ, बुजुर्ग लोग भी जुड़े, तो सबने सलाह दी कि आपको चीजों को चेंज करके थोड़ा चुनावी लिहाज से आप चलना पड़ेगा। समाजकारण आपके दिल में है, ये लोग बोलते हैं, ये हमें पता है। इस थोड़ा सा आपको समाजकारण के साथ राजकारण भी करना पड़ेगा, ये हमारे वरिष्ठ लोगों ने हमको समझाया है। अच्छा। इस कारण हम ये जो हमारी छवि और शैली चलिए, अब आपने समाजकारण और राजकारण की तो काफी अच्छी परिभाषा सामने रखी है हमारे, तो मैं जानना चाहूंगी फिजर सर कि आपके लिए क्या है राजकारण? अब आप प्रभाग 8 से एक इलेक्शन लड़ रहे हैं नगर सेवक के रूप में, यदि जनता आपको चुन कर लाती है, कौन सी वो प्रमुख चीजें होंगी जो फिजर अली करेंगे प्रभाग 8 की जनता के लिए? कौन, अभी प्रचार के दौरान आपने देखा होगा बहुत मेजर आपको इश्यूज दिखे होंगे लोगों के, क्योंकि प्रभाग क्रमांक 8 जहां वहां से जो है बड़ी बड़ी समस्याओं में घिरा हुआ है, चाहे यहाँ गंदगी की बात हो, या खराब रास्तों की बात हो, यहाँ पर नशीले पदार्थों की सप्लाई की बात हो, यहाँ पर गुंडागर्दी की बात हो, तमाम चीजों में पिछड़ा हुआ माना जाता है प्रभाग क्रमांक 8। और यहाँ पर एक बड़ा तबका है मुस्लिम समुदाय। चूंकि आप एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आप इन तमाम एस्पेक्ट्स पर किस तरीके से सोचते हैं? आपका एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने का? सबसे पहले चुनाव लड़ने का एजेंडा यही है कि हमारे कौम को एक सही दिशा नहीं मिल रही। सही दिशा इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हम लोग एजुकेशन में कमजोर है। कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं बढ़ा, ऐसा लगता है आपको? एजुकेशन में हम लोग कमजोर है, इस कारण हमारे यहाँ हम लोग मेन मुद्दा, और हमारे यहाँ जो नेता लोग रहे हैं या है या आगे भी जो राजकारण में लोग चुनकर आना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा यहाँ पे गटर नाली, यूरिनल, यही सब बताते हैं। मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा हमारे यहाँ सबसे बड़ा एजुकेशन है, उसके बाद मेडिकल हेल्थ, उसके बाद पुलिस प्रशासन की यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें पुलिस और जो प्रशासन की क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी होते हैं, जो क्लर्क्स होते हैं, जो यहाँ हमारे सफाई कर्मचारी है, ये हमारे लोगों को ये समझते हैं कि अशिक्षित लोग हैं, ये लोग अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। आज गवर्नमेंट हमको जो सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराती है, ये हमारे चार नगर सेवक कांग्रेस के होते हुए भी मैं खुद मेरे घर में जो भी काम करवाता हूँ, तो जो सफाई कर्मचारी है, हम लोग उनको 150 रुपए देते हैं जब वो काम होते। मैं आऊंगा तो ये चीज मैं बदल दूंगा कि इन कर्मचारियों को ये पता रहे कि मुस्लिम समाज में, प्रभाग 8 में, हिंदू समाज में एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ है जिसके डर से किसी से पैसा नहीं मांगे जाएगा। क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि अगर बन के आता हूँ तो लाजमी बात है कि कॉर्पोरेशन के जितने भी कर्मचारी उन पे एक प्रेशर रहेगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे नगर सेवक का डोमिनेंस पुलिस प्रशासन और एनएमसी कॉर्पोरेशन के जितने भी कर्मचारी हैं उन पर रहे। ये चीज जो कम होते जा रही है हमारे यहाँ, इस कारण ही हमारे समाज में, हमारे एरिया में ये दिक्कतें बहुत ज्यादा है। ये चीजें आपको लगती है? आप क्या किस प्रकार से काम करेंगे अपनी बताइए रणनीति? हम फिर भी मुख्य मुद्दे जानना चाहेंगे। बेरोजगारी को हटाने के लिए आपका क्या एजेंडा रहेगा? महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को भी जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। प्रभाग क्रमांक 8 की महिलाएं भी काफी पिछड़ी हुई हम देख पा रहे हैं।
इस पर आप क्या कहेंगे? और नशेखोरी की हमने बात की, यूथ जो है वो भटक रही है, तो उनको कैसे काउंसिल करेंगे आप? किस तरीके से सेमिनार्स वगैरह एंड ऑल के थ्रू उनको गाइडेंस दिया जाएगा? इसकी क्या तैयारी है? दुख की बात यह है कि हमारे जो यहाँ नेतृत्व करने वाले गए सालों में नेता रहे, वो हमारे एरिया के नहीं रहे। सबसे बड़ी बात, चाहे वो माजी नगर सेवक हो, माजी आमदार हो, माजी मिनिस्टर हो, नाम किसी का लेना बेहतर नहीं है। समाज के लोगों को सब पता है, ऑन कैमरा आके नाम बोलना ठीक नहीं होता है। तो ये लोगों ने जो राजकारण किया, इन्होंने हमारे लोगों को बताया ही नहीं कि करना क्या है। मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग चुन करके आते हैं तो सबसे पहला विषय ये है कि जो मेडिकल हॉस्पिटल है अपने मेयो हॉस्पिटल, इसमें बोरियापुरे के सामने एक दीवार हुआ करती थी जहाँ से लोग आवन जावन किया करते थे। आज मुस्लिम बस्ती से जुड़ा हुआ इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसमें हमको अगर जाना है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को कार्डियक अरेस्ट इस टाइप की कोई भी मतलब मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उसको जाते जाते ही यहाँ से कम 10-15 मिनट लगता है। कारण क्या है, उसको मोहम्मद अली रोड से जाना पड़ेगा, सराय के सामने से। वहाँ कंटिन्यू मार्केट एरिया भीड़ रहती है, रात के 2 बजे भी होती है, सुबह भी होती है, शाम में भी होती है, लोग वहाँ पहुंच नहीं पाते। आज हमारे मिनिस्टर मेडिकल हसन मुशर्रफ, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से, अगर हम चुनकर आते हैं तो हम उनको ये अपील करेंगे, हम सत्ता में है, सत्ताधारी नगर सेवक की जरूरत है, हम साहब से ये करेंगे। उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने मेयो हॉस्पिटल में पीछे बिल्डिंग बन गई। तो जो पुरानी दीवार जहाँ से हम लोग जाया आया करते थे बोरियापुरे के सामने से, हम उनको रिक्वेस्ट करके, और हमको भरोसा है कि हमारी रिक्वेस्ट हमारी गवर्नमेंट में जो ऊपर हमारे हसन मुशर्रफ साहब, अजीत दादा पवार साहब बैठे हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट पे वहां पर एक मेडिकल इमरजेंसी गेट बनाएंगे। जो गेट बंद हो गया था, आज हम घूम के जाते हैं 15-20 मिनट। यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो दीवार वहां टूटी हुई थी या कई बीते सालों से रास्ता आने जाने का, तो वहां पे हम एक प्रॉपर गेट बनाएंगे। वहां पर गार्ड्स वगैरह दुनिया भर के मेडिकल मेयो हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं, उनको वहाँ गार्ड लगा के उनका बोलना लोगों का ही आता है कि यहाँ से लोग घुसते हैं, बच्चे खेलने वाले आते हैं, यहाँ पे आपत्तिजनक चीजें होती है। वो उस समय होती थी क्योंकि वो जमीन पीछे की पूरी खाली थी। आज वहाँ पूरे हॉस्पिटल बन गया, हॉस्टल बन गए, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं। अगर हम हमारे समाज के लिए बोरियापुरे के सामने से गेट खोल करके लोगों को आने जाने की जो व्यवस्था 2 मिनट में प्राप्त करा पाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेडिकल का हमारे यहाँ पे। अब आप स्वास्थ्य पे पहले और शिक्षा पे 2 चीजों पे आप अहम काम करना पसंद करते हैं। अभी प्रभाग 8 में कई बड़े चेहरे उतरे हैं आपके साथ में, आपको लगता है कि आपकी सीधी जीत है या कांटे की टक्कर होने वाली प्रभाग 8 में? क्योंकि और भी कई ऐसे दावेदार है, और भी कई ऐसे उम्मीदवार है जिन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है लोगों के लिए, और लोगों के बीच में उनका नाम है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी मुश्किलात जाने वाली इस लड़ाई के बीच, आपको लगता है मेरे पिताजी का नाम और मेरा किया गया काम भारी पड़ जाएगा सबकी मेहनत में? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमने जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया? मैं फिर बोल रहा हूँ, एक रियल हीरो होता है, एक रियल हीरो होता है। और आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह 16 तारीख को आपको जरूर मिल जाएगा, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के यहाँ पैनल में 3 नगर सेवक है जो चुन के आने वाले। कांग्रेस के विरोध में लहर है, कांग्रेस से लोग परेशान हैं, बीजेपी से लोग परेशान हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पर जो सारे गठों को, सारे समाजों को जोड़ के चलने वाली है, पूरी जनता का प्रवाह काट के एक एक व्यक्ति, एक एक समाज के व्यक्ति का भरोसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष पे है। और आपके सवाल का जवाब कि हमारा ग्राउंड वर्क क्या है, ये आपको 16 तारीख को इंशाल्लाह मिल जाएगा। चुनावी माहौल तक की बातें होती है सर, और चुनाव खत्म होने के बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद में बातें भी धूमिल हो जाती है। तो आपके हक में ये चीजें साबित होगी या वाकई आपका काम दिखने वाला है? यदि 1 साल के भीतर आपके किए गए वादों का काम नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे फिजरली? मैं जो भी यहाँ पे कमिटमेंट कर रहा हूँ, ऑन एयर कर रहा हूँ जी, 1 साल के बाद अगर मैं अपने वादों पे खरा नहीं उतरा तो फिर से अपन बैठेंगे, आपके सवाल रहेंगे, आप मेरे जवाब रहेंगे, जनता के सवाल रहेंगे, आपका जनता रहेगा, मेरा सर रहेगा। बिल्कुल, आप जनता के प्रतिनिधि, हम भी जनता के प्रतिनिधि, आप जनता के प्रतिनिधि, हम भी जनता के प्रतिनिधि है, जनता की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। तो खैर, बहुत अच्छा सिलसिला रहा आपके साथ बातों का। खिजर सर, हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर जानी है, प्रभाग 8 की जनता की जो मेजर इश्यूज है उसको हमने डिस्कस किया है, और किस तरीके से इनका तोड़ भी है। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स पे हमने बात की है। अब देखते हैं कि प्रभाग क्रमांक 8 की जनता कितने हद तक सजग है और कितने हद तक वो जो है अपना अधिकार सही रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो 15 जनवरी गुरुवार को आप अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने हक का, अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक दिन का ये कीमती वोट, एक वोट आपके आने वाले 5 साल तय करने वाला है। और 16 तारीख को देखते हैं कि नतीजे किसके हक में जाते हैं और गुलाल किसका होता है। धन्यवाद अपना समय देने के लिए खिजर अली साहब। इसी प्रकार से और भी उम्मीदवारों से हम बात करते रहेंगे। कारण इस पर धन्यवाद।
प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहाँ हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट Starbucks, Nagpur. Luxury that feels like home.